हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रेटिट्यूड लर्निंग एकेडमी में। और मैं के सिंह एक मैथ्स की एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ आया हूँ जिसका नाम है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जिसको हिंदी में अनुपात एवं समानुपात भी कहते हैं। और इस टॉपिक से हर एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस आते ही हैं और मैं इसे आज इस तरह से बताने की कोशिश करूँगा कि एग्ज़ाम्स में कभी भी कोई क्वेश्चन आपसे छूटे ना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि रेशियो और प्रोपोर्शन होता क्या है। रेशियो दोस्तों दो सेम क्वांटिटीज़ के कंपैरिजन को कहा जाता है। मान लीजिए मेरी हाइट जो है वो 5 फीट है, ठीक है। मेरी हाइट कितनी है? 5 फीट है और किसी दूसरे लड़के की हाइट जो है वो 7 फीट है, ठीक है। तो दोनों के हाइट के बीच के कंपैरिजन को मतलब ये रेशियो शो करेगा, ठीक है। मतलब मेरी भी हाइट और किसी दूसरे इंसान की हाइट, ऐसा नहीं कि मेरी हाइट और दूसरे के किसी के वेट के कंपैरिजन को दर्शाएगा। अगर मेरी हाइट ली जा रही है तो दूसरे इंसान के भी हाइट को ही लिया जाएगा, ना कि उसके वेट को। मतलब क्वांटिटी सेम होनी चाहिए, मेरी हाइट तो सामने वाले की हाइट, मेरा वेट तो सामने वाले का वेट। तो ऐसे ही दो सिमिलर क्वांटिटीज़ के कंपैरिजन को कौन दर्शाता है? रेशियो, ठीक है दोस्तों। और इस रेशियो का जो साइन होता है उसे हम डबल डॉट से दिखाते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए ए और बी का एक रेशियो है, इस रेशियो को हम शो करते हैं इस तरह से। ये रेशियो को, किसी भी रेशियो को शो करने का ये तरीका होता है, ठीक है। तो अब हम लोग पहले जान लेते हैं कि इसे कहते क्या है, ठीक है। ये जो रेशियो का जो साइन है, इससे पहले जो टर्म होता है उसे हम एंटीसीडेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट को हिंदी में क्या कहा जाता है? प्रथम पद। क्या कहा जाता है? प्रथम पद। एंटीसीडेंट को हिंदी में प्रथम पद कहा जाता है। वहीं जो सेकंड टर्म, जो रेशियो के साइन के बाद जो टर्म होता है उसे हम लोग कॉन्सिक्वेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉन्सिक्वेंट कहते हैं। और जिसे हिंदी में द्वितीय पद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? द्वितीय पद कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों, हम लोगों ने जान लिया कि किसी रेशियो में फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म को क्या कहा जाता है। तो अब हम लोग जान लेते हैं कि प्रोपोर्शन क्या होता है। तो प्रोपोर्शन दोस्तों, दो रेशियो जब सेम होते हैं, मान लीजिए आपको दो रेशियो दिए गए हों और वो आपस में जब इक्वल हो या सेम हो तो उन्हें हम प्रोपोर्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए हम लिखते हैं 2:3, ये एक रेशियो है, ठीक है। वही दोस्तों मेरा दूसरा जो रेशियो है वो 8:12 है, ठीक है दोस्तों। मेरा दूसरा रेशियो क्या है? 8:12। तो अब हम यहाँ देख रहे हैं कि पहला जो रेशियो हमारा क्या है? 2:3। और इसे जब हम सिंप्लीफाई करेंगे 8:12 को, तो ये भी क्या आ जाएगा? 2:3। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि पहला रेशियो और दूसरा रेशियो दोनों जो है इक्वल है। क्या है? इक्वल है। तो इसे ही हम प्रोपोर्शन कहते हैं, ठीक है। तो इन दो रेशियो जब इक्वल होते हैं तो उन्हें आपस में हम प्रोपोर्शन कहते हैं, प्रोपोर्शनल कहते हैं, ठीक है। मतलब समानुपाती कहते हैं। ये जो रेशियो है इस रेशियो के समानुपाती है, ठीक है। तो चलिए अब चेक कैसे करते हैं कि कोई दो रेशियो अगर दिए गए हों तो वो प्रोपोर्शनल है या नहीं है। तो उसे चेक करने का बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों। कुछ नहीं करना है, उतने कुछ टेंशन लेने की बात नहीं है। दो रेशियो आपस में समानुपाती है कि नहीं है, उसे चेक करने का तरीका ये है। चलिए एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे 1:3 और दूसरा जो रेशियो हम लेते हैं 6:18, ठीक है दोस्तों। तो ये दो रेशियो लिए गए हैं। तो ये पहला रेशियो का जो ये फर्स्ट टर्म है, मतलब तो पहला रेशियो का जो एंटीसीडेंट है वो क्या है? 1 है। इसे मान लीजिए हम a मान लेते हैं, ठीक है। और इसे b मान लेते हैं। मान लीजिए इसे a और इसे b मान लेते हैं। और दूसरा एक रेशियो दिया गया है, इसे हम c और d मान लेते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसे पहचानने का सबसे आसान तरीका क्या है कि दोनों रेशियो प्रोपोर्शनल है या नहीं है। तो क्या करते हैं कि पहले रेशियो के एंटीसीडेंट को, एंटीसीडेंट मतलब पहला टर्म, ठीक है, पहले रेशियो के एंटीसीडेंट को हम लोग
दूसरे रेशियो के कॉन्सिक्वेंट मतलब द्वितीय पद, ठीक है, पहले रेशियो के एंटीसीडेंट को दूसरे रेशियो के कॉन्सिक्वेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, a इंटू डी, और पहले रेशियो के कॉन्सिक्वेंट को दूसरे रेशियो के एंटीसीडेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, b इंटू सी, ठीक है। अब हम देखेंगे कि इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू अगर इक्वल हो जाती है, इसकी वैल्यू ये मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आएगा और इसे मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आएगा, अगर दोनों जो है वो इक्वल हो गए तो इसका मतलब है कि जो दो रेशियो दिए गए हैं वो आपस में प्रोपोर्शनल हैं, समानुपातिक हैं, ठीक है। चलिए आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। तो चलिए जैसे यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, इस 1 को हम लोग 18 से मल्टीप्लाई करते हैं, 1 इंटू 18, ठीक है, और इसके कॉन्सिक्वेंट को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो मतलब 3 इंटू 6। अब देखिए ये 18 और 6 3 जार 18, दोनों आपस में इक्वल हो गए, मतलब ये जो 1:3 है और 6:18 है, ये आपस में क्या हो गए, प्रोपोर्शनल हो गए। तो चलिए दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने ये जाना कि रेशियो और प्रोपोर्शन होते क्या हैं, और एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट मतलब प्रथम पद और द्वितीय पद क्या होते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि एग्जाम्स में सवाल किस तरह से पूछे जाते हैं, उसे भी हम लोग सॉल्व करके देखेंगे। तो पहला जो सवाल जो रेशियो प्रोपोर्शन से एग्जाम्स में आते हैं वो हम लोग देखते हैं। मान लीजिए A:B, A रेशियो B दिया हुआ है 2:5, ठीक है, वही दिया हुआ है B:C इज इक्वल टू 6:8, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि A रेशियो B जो है वो 2:5 है और B रेशियो C जो है वो 6:8 है। तो हमारा सवाल ये रहता है एग्ज़ाम में, सिंपल जो पहला सवाल जिस तरह के सवाल पूछे जाते हैं ये रहता है कि A रेशियो B रेशियो C क्या होगा, ठीक है, A रेशियो B रेशियो C क्या होगा, ठीक है। तो A रेशियो B, A और B को हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है, 2:5, और दिया गया है B:C, ठीक है, दिया गया है B:C 6:8 है, तो B के नीचे ही हम लोग यहाँ 6 लिखते हैं और C के नीचे 8 लिखते हैं, ठीक है दोस्तों। इसे हम लोगों ने इस तरह से लिख लिया है। चलिए तो अब हम क्या करते हैं, इसे सॉल्व करने के लिए कि ये A:B:C क्या होगा, इसके लिए हम क्या करते हैं, देख रहे हैं यहाँ 2 के नीचे खाली जगह है, ठीक है, 2 के नीचे जो खाली जगह है उसे हम किससे भरेंगे, तो यहाँ जो नीचे जो रेशियो लिखा हुआ है उसमें जो फर्स्ट टर्म है, ठीक है, उसे ही हम लोग यहाँ उतार देंगे, ठीक है। यहाँ जैसे 6 है तो इस यहाँ पे भी इस खाली जगह पे हम लोग 6 लिख देंगे, और यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे भी ब्लैंक स्पेस छूटा हुआ है, ठीक है, इस जगह पे भी, तो यहाँ पे हम लोग क्या भरेंगे, ये जो 5 है इसी को हम लोग यहाँ उतार देंगे, ठीक है दोस्तों। यहाँ जो खाली जगह थी उसमें हम लोगों ने 6 भरा, और यहाँ जो खाली जगह थे उसमें हम लोगों ने 5 को रख दिया, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, सिंपली सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 2 को 6 से मल्टीप्लाई करना है, 5 को 6 से मल्टीप्लाई करना है, और 5 को 8 से मल्टीप्लाई करना है। तो क्या आएगा, हमारा रिजल्ट क्या आएगा, 12:30:40:40, ठीक है, क्या आएगा 12:30:40:40। जब इसी को हम लोग और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, 6:15:20, ये जो है हमारा आंसर हो जाएगा। इसे जब हम लोगों ने सिंप्लीफाई किया तो क्या है, 6:15:20, यही जो होगा हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए ये तो पहले तरीके के सवाल हुए जो एग्जाम्स में आते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और किस किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। अभी पिछले कुछ सालों में रेशियो और प्रोपोर्शन के 2 जो फॉर्मूलाज हैं उससे बहुत ही क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ठीक है। उनमें से पहला जो है वो है मीन प्रोपोर्शन, ठीक है, क्या है, मीन प्रोपोर्शन, और दूसरा जो है
वो है थर्ड प्रोपोर्शन, दूसरा क्या है, थर्ड प्रोपोर्शन। ठीक है, इन दोनों टॉपिक से, इन दोनों पॉइंट से भी अभी के जितने एग्जाम्स हो रहे हैं उनमें सवाल पूछे जा रहे हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि ये मीन प्रोपोर्शन और थर्ड प्रोपोर्शन हम लोग कैसे निकालते हैं। तो मान लीजिए 2 अंक दिए हुए हैं ए और बी। क्या दिए हुए हैं, 2 अंक दिए हुए हैं ए और बी, और कहा जा रहा है कि इन 2 अंकों का मीन प्रोपोर्शन क्या होगा। ठीक है, कहा जा रहा है इन 2 अंक जो दिए गए हैं इनका मीन प्रोपोर्शन क्या होगा। तो इसका जो सिंपल फॉर्मूला है दोस्तों वो है मीन प्रोपोर्शन इज इक्वल टू अंडर रूट ए बी। ठीक है दोस्तों, मीन प्रोपोर्शन इज इक्वल टू अंडर रूट ए बी। इसे ही हम लोग सॉल्व करेंगे तो ए और बी का जो है मीन प्रोपोर्शन हमें पता चल जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग एक सवाल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए ए की वैल्यू जो है वो 3 है और बी की वैल्यू जो है वो 4 है। ठीक है, तो पूछा जा रहा है कि इसका मीन प्रोपोर्शन क्या होगा। तो कुछ नहीं करना है, रूट अंडर 3 इंटू 4 मतलब अंडर रूट 12 जो है इसका 3 और 4 का मीन प्रोपोर्शन होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए ये तो मीन प्रोपोर्शन था। अब हम लोग थर्ड प्रोपोर्शन कैसे निकालते हैं। ये जो सवाल है, इस पॉइंट से जो सवाल है बहुत ही ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, तो इसे आप लोग जान लीजिए ताकि एग्जाम्स में आप लोग गलती ना करें। तो सिंपल सा फॉर्मूला है इसका, तो अगर इस फॉर्मूले को हम लोग याद रख लेंगे तो हमारा एक सवाल नहीं छूटेगा। तो थर्ड प्रोपोर्शन निकालने का फॉर्मूला क्या है। अगर 2 अंक दिए गए हैं ए और बी, तो इसका थर्ड प्रोपोर्शन निकालने का जो फॉर्मूला है दोस्तों वो है बी स्क्वायर बाई ए। थर्ड प्रोपोर्शन का फॉर्मूला क्या है, बी स्क्वायर बाई ए। ठीक है, तो चलिए इसी एग्जांपल को हम लोग लेते हैं। ए की वैल्यू जो है 3 है और बी की वैल्यू जो है 4 है। तो इसका मीन थर्ड प्रोपोर्शन क्या होगा। तो इसे हम लोग कैसे निकालेंगे, तो बी स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए मतलब 3, तो 16/3। यही जो होगा वो जो 3 और 4 है इसका थर्ड प्रोपोर्शन होगा। क्या होगा, 16/3। ठीक है, ये तो मैंने ऐसे एग्जाम्पल लेने के लिए बताया है। अगर एग्जाम्स में जैसे सवाल आएंगे तो ये फ्रैक्शन में नहीं रहेगा। ठीक है, कोई होल नंबर आएगा। ठीक है दोस्तों, ये तो बस एग्जाम्पल के लिए मैंने आप लोगों को समझा दिया है। तो इसी तरह से ही बनेगा। ये 2 फॉर्मूला हमें याद रखने हैं। मीन प्रोपोर्शन बराबर अंडर रूट ए बी और थर्ड प्रोपोर्शन बराबर बी स्क्वायर बाई ए। ठीक है दोस्तों, तो इससे एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं, तो इसे ध्यान में ज़रूर रखिएगा। तो दोस्तों हो सकता है कि एग्जाम्स में इन दोनों टॉपिक्स को मिला के एक सवाल आपसे पूछा जाए, हो सकता है, क्योंकि पिछले एग्जाम्स में ऐसे सवाल पूछे जा चुके हैं कि ये दोनों से रिलेटेड, इन दोनों को एक ही सवाल में मिला के दिया गया है। ठीक है, तो देखिए सवाल क्या है। तो सवाल कुछ इस तरह से है कि 12 और 30 का थर्ड प्रोपोर्शन। ठीक है, 12 और 30 का थर्ड प्रोपोर्शन और 9 और 25 का मीन प्रोपोर्शन। ठीक है, इन दोनों का जो ये 12 और 30 का जो थर्ड प्रोपोर्शन होगा और 9 और 25 का जो मीन प्रोपोर्शन होगा उनका रेशियो क्या होगा। ठीक है, 12 और 30 का थर्ड प्रोपोर्शन और 9 और 25 का मीन प्रोपोर्शन, जो वैल्यू आएगी उसका रेशियो क्या होगा। इस तरह प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। अभी हम लोगों ने सीखा कि थर्ड प्रोपोर्शन का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर बाई ए। इसका मतलब 30 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12। तो चलिए इसे सॉल्व करेंगे। 30 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 12। ठीक है, 6 दूना 12, 6 पचे 30, 2 15 बार में, मतलब इसकी वैल्यू आ गई 75। तो 12 और 30 का जो थर्ड प्रोपोर्शन का वैल्यू क्या आया, 75। उसी तरह 9 और 25 का जो मीन प्रोपोर्शन होगा उसका फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट ए बी। इसका मतलब अंडर रूट 9 इंटू 25, तो 3 इंटू 5 मतलब 15। ठीक है, ये 9 और 25 का मीन प्रोपोर्शन कितना आ गया,
15। तो कहा जा रहा है कि इसी थर्ड प्रोपोर्शन और मीन प्रोपोर्शन का रेशियो क्या होगा। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं 75:15। इसे जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 5:1। तो यही 5:1 जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए तो अब हम लोग आगे कुछ और सवाल सॉल्व करते हैं। अब हम लोग देखते हैं कंपाउंड रेशियो। क्या? कंपाउंड रेशियो। ठीक है दोस्तों, अब ये कंपाउंड रेशियो हम लोग कैसे फाइंड करते हैं। कंपाउंड रेशियो को हिंदी में मिश्रित अनुपात या जटिल अनुपात कहा जाता है। ठीक है, इस कंपाउंड रेशियो को हिंदी में मिश्रित अनुपात या जटिल अनुपात कहा जाता है। तो सवाल इस तरह से पूछे जाते हैं कि आपको 2 या 3 रेशियो दे दिए रहेंगे और पूछा जाएगा कि इन रेशियोज का कंपाउंड रेशियो क्या होगा या मिश्रित अनुपात क्या होगा। चलिए तो इससे रिलेटेड एक सवाल बनाते हैं जो प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो सवाल ये है 2:3, 6:11 और 11:2। ये 3 रेशियो दिए गए हैं। 3 रेशियो क्या क्या दिए गए हैं? 2:3, 6:11 और 11:2। अब कहा जा रहा है, सवाल में क्या कहा जा रहा है कि इन तीनों रेशियोज का कंपाउंड रेशियो क्या होगा या मिश्रित अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो इस केस में हम क्या करते हैं दोस्तों, जब हमें कंपाउंड रेशियो निकालना हो, जब हम कंपाउंड रेशियो निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है कि हम लोग क्या करते हैं, एंटीसीडेंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, एंटीसीडेंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं और उसे हम डिवाइड करते हैं कॉन्सिक्वेंट के मल्टीप्लिकेशन से। किससे? कॉन्सिक्वेंट के मल्टीप्लिकेशन से। ठीक है दोस्तों, तो हमें क्या करना है कि इन तीनों में जो, इन तीनों रेशियोज में जो एंटीसीडेंट्स हैं, मतलब प्रथम पद हैं, प्रथम पद कौन कौन हो गए? 2, 6, 11। ये सब प्रथम पद है या एंटीसीडेंट्स है। इनको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 2 × 6 × 11, और इसे हम लोग डिवाइड करेंगे कॉन्सिक्वेंट के मल्टीप्लिकेशन से। कॉन्सिक्वेंट क्या होते हैं? जो दूसरा पद होता है किसी रेशियो में, मतलब यहाँ 3, 11 और 2। 3 × 11 × 2। ठीक है, क्या किया हम लोगों ने, कंपाउंड रेशियो निकालने के लिए एंटीसीडेंट्स को मल्टीप्लाई किया और उसे डिवाइड किया कंसिक्वेंट के मल्टीप्लिकेशन से। हम इसे सॉल्व करेंगे। 11 11 जो है कट गया, 2 2 कट गया और 3 2 6। तो क्या आ जाएगा, 2/1 = 2:1। ये हमारा कंपाउंड रेशियो का वैल्यू होगा। ठीक है दोस्तों, कंपाउंड रेशियो हमारा कितना हो जाएगा, 2:1। तो एग्जाम्स में अब इस तरह के सवाल पूछे जाएंगे कि 2-3 अगर आपको रेशियोज दिए गए और कंपाउंड रेशियो निकालना है तो क्या करना है, एंटीसीडेंट्स को मल्टीप्लाई करके ऊपर लिख देना है और उसे डिवाइड कर देना है कंसिक्वेंट को मल्टीप्लाई करके। आगे जो एग्जाम्स में एक और तरह के सवाल जो पूछे जाते हैं वो होता है कि आपको मान लीजिए 4 नंबर्स दे दिए जाएंगे और उसमें से पूछा जाएगा कि उन नंबर्स में हम क्या घटाएं या क्या जोड़ें कि वो चारों नंबर्स आपस में प्रोपोर्शनल हो जाए। तो एग्जाम्पल के लिए हम लोग एक सवाल लेते हैं जो पहले एग्जाम में आ चुका है। तो 4 नंबर्स हैं 21, 38, 55 और 106। ये 4 नंबर्स दिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, ये 4 नंबर्स दिए गए हैं और सवाल में कहा जा रहा है कि इसमें से क्या जोड़ें या क्या घटाएं कि ये चारों नंबर्स जो है वो आपस में प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसे सॉल्व करने के लिए भी एक फॉर्मूला है। ठीक है, वो फॉर्मूला क्या है, इसे पहले हम लोग A, B, C और D से डिनोट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, A, B, C, D से हम लोगों ने इन चारों नंबर्स को डिनोट कर लिया। तो अब इसका फॉर्मूला क्या है, तो कौन सा नंबर घटाना है या जोड़ना है जिससे ये चारों नंबर्स आपस में प्रोपोर्शनल हो जाएं, तो उसका फॉर्मूला है B × C - A × D डिवाइडेड बाई A + D -
बी प्लस सी, ये फॉर्मूला है दोस्तों। इस फॉर्मूले पे जब हम इन नंबर्स को पुट करेंगे तो हमें वो वैल्यू मिलेगा जिसे इन नंबर्स में से घटाने या जोड़ने पर हमें ये चारों नंबर्स प्रोपोर्शनल मिलेंगे। तो अगर वो वैल्यू जो है माइनस में आया तो इन नंबर्स में हमें उसे घटाना होगा। अगर इसे सॉल्व करने के बाद अगर वो वैल्यू प्लस में आया तो इसमें हमें वो नंबर जोड़ना होगा, जिससे ये चार नंबर्स प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। तो चलिए इस फॉर्मूले पे हम लोग इन नंबर्स को पुट करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इन नंबर्स को हम लोग पुट करते हैं। बी के जगह पे 38 इंटू 55 माइनस 21 इंटू 106 डिवाइडेड बाय ए प्लस डी 21 और 106, 21 और 106 जोड़ के 127 माइनस 38 और 55 जोड़ के 93। ठीक है दोस्तों, चलिए तो अब हम इसे और सॉल्व करते हैं। 38 को जब हम लोग 55 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 2090। ठीक है दोस्तों, और इसमें से हम माइनस करेंगे 21 को जब हम लोग 106 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 2226। ठीक है दोस्तों, क्या वैल्यू आएगी? 2226। तो अब हम इसे डिवाइड करेंगे। 127 में से 93 जब माइनस हो गए तो इसकी वैल्यू आएगी 34। अब जब 2090 में से 2226 को जब हम माइनस करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी माइनस 136 डिवाइडेड बाय 34। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? -4। ठीक है दोस्तों, वैल्यू कितनी आ गई? -4। अब और मैंने अभी आप लोग को बताया है कि जब वैल्यू माइनस में होगा तो इन नंबर्स में से हम लोग उसे माइनस करेंगे, और वैल्यू जब प्लस में होगा तो इन नंबर्स में हम उसे जोड़ेंगे। तो यहाँ जब माइनस में वैल्यू है तो हर नंबर्स में से हम लोग 4 को माइनस कर देंगे। तो चलिए अब इसे चेक कर लेते हैं। 21 में से 4 माइनस हुए, कितने हो गए? 17। 38 में से 4 माइनस हुए 34। 55 में 4 माइनस हुए 51, और 106 में 4 गए तो 102। अब चलिए हम लोग देखते हैं। 17/34 और ये 51/102। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 1/2 1/2 आपस में ये प्रोपोर्शनल हो गए। इसका मतलब हमारा जो वैल्यू -4 आया वो यहाँ पर सही है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं एक आखिरी सवाल की ओर। तो दोस्तों, आप लोगों ने सिक्के और नोट से रिलेटेड जो है बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम्स में देखे होंगे। तो चलिए उसे भी हम लोग एक फॉर्मूले का यूज़ करके उसे आसानी से सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं सवाल किस तरह के रहते हैं। मान लीजिए किसी बैग में 20 रुपये, 10 रुपये और 5 रुपये के नोट हैं, और वो किस रेशियो में है? 3:4:5। ठीक है, 20 रुपये, 10 रुपये और 5 रुपये के नोट 3:4:5 में हैं। ठीक है, और टोटल अमाउंट जो बैग में है वो 1000 रुपये है। कितने हैं? 1000 रुपये हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपसे सवाल ये पूछा जा सकता है कि 5 रुपये के कितने नोट उस बैग में होंगे। ठीक है दोस्तों, 5 रुपये के कितने नोट उस बैग में होंगे। तो इसका एक फॉर्मूला है दोस्तों कि अगर किसी भी नोट का आपको नंबर पता करना है, किसी भी नोट की संख्या आपको पता करनी है, तो उसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है। इसे मान लीजिए हम लोग 20 रुपये को x, इसे y, इसे z, और इसके रेशियो को a, b और c से अगर हम लोग डिनोट कर देते हैं तो किस नोट की कितनी संख्या होगी उसके निकालने का फॉर्मूला क्या है। मान लीजिए 5 रुपये के नोट का हम लोगों को निकालना है कितनी संख्या है, तो क्या है उसका फॉर्मूला? जिस नोटों की संख्या हमें निकालनी है उसके रेशियो को हम लोग ऊपर लिखेंगे। मान लीजिए 5 रुपये की नोटों की संख्या निकालनी है तो उसका रेशियो c, ठीक है, उसे हम लोग ऊपर लिखेंगे और उसे डिवाइड करेंगे x इंटू ए प्लस y इंटू बी प्लस z इंटू सी, और इस टोटल को हम लोग जितने रुपए बैग में हैं उससे मल्टीप्लाई, इसे मान लीजिए हम लोग a मान लेते हैं। ठीक है, ये टोटल जो रुपए हैं बैग में उसे हम लोग a मान लेते हैं, तो उसे a से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है दोस्तों, यही जो फॉर्मूला है
जिस किसी भी नोट का हम लोगों को संख्या निकालनी होगी उसे हम लोग उसके रेशियो को ऊपर पुट करते हैं। मान लीजिए 20 रुपये के नोट की संख्या निकालनी रहती, यहाँ पर ए कर देते हैं। 10 रुपये की नोट की संख्या निकालनी रहती है, यहाँ पे बी कर देते हैं। ठीक है, बाकी सेम फॉर्मूला हम लोग को ले लेना है। तो सी की वैल्यू क्या है 5, इसे हम लोग डिवाइड करेंगे x इंटू ए, मतलब 20 इंटू 3 60 प्लस 10 इंटू 4 40 प्लस 5 इंटू 5 25। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी, और इधर मल्टीप्लाई में 1000 भी रहेगा। तो 5 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 125, तो ये जो वैल्यू हो जाएगी 25 40, मतलब 5 रुपये की नोटों की संख्या कितनी है 40 है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग, मुझे लगता है कि आप लोग इसे अच्छी तरह से समझ गए होंगे। और अब अगर एग्जाम्स में इस तरह के सवाल पूछे जाएंगे तो आप लोग इस फॉर्मूले का यूज़ करके जो है आप लोग आसानी से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ये आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। आप लोगों की अगर और भी कोई क्वेरीज हैं या फिर क्वेश्चंस हैं या प्रॉब्लम्स हैं तो उसे आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पे उसका स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।